नमस्कार। झारखंड का जामताड़ा, यहाँ का कोई भी चुनाव सिर्फ एक नतीजा नहीं होता, वो एक पूरी कहानी कहता है। ये कहानी है गवर्नेंस की, लोगों के भरोसे की और उन वादों की जो या तो पूरे होते हैं या फिर टूट जाते हैं। आज हम इसी कहानी की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। तो जामताड़ा महज नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये झारखंड के दिल में बसा हुआ वो इलाका है जिसकी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी चुनौतियां हैं और एक अलग ही राजनीतिक चेतना है। यहाँ की राजनीति सच पूछे तो यहीं की मिट्टी से निकलती है। तो देखिए, हमारा ये पूरा विश्लेषण 6 हिस्सों में चलेगा। हम जामताड़ा की राजनीतिक जमीन से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि आंकड़े क्या कहानी बताते हैं, जनादेश का विश्लेषण करेंगे, पुराने चुनावों से क्या सबक मिलता है वो समझेंगे, शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि स्थायी विश्वास बनाने का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जामताड़ा को सिर्फ एक राजनीतिक सीट की तरह मत देखिए, ये एक जीता जागता समुदाय है। इसकी असली पहचान इसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसके सामाजिक ताने बाने और हाँ, लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी है। राजनीति तो बस यहीं से पैदा होती है। अगर आप जामताड़ा के सामाजिक ताने बाने को देखें तो करीब 30% आदिवासी, 21% मुस्लिम, 9% दलित और बाकी दूसरे समुदाय हैं। पर ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये असल में आकांक्षाओं का, इतिहास का और उम्मीदों का एक नक्शा है। एक कामयाब लीडरशिप वही होती है जो इन सभी धागों को एक साथ बुनकर चले। 2024 में यहां लगभग 76% वोटिंग हुई। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि जामताड़ा के लोग, यहाँ के वोटर, कितने जागरूक और सक्रिय हैं। वो अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं चीज़ों को। ये कोई खामोश वोटर नहीं है, नहीं, ये वो वोटर है जो मुखर है, जो सवाल पूछता है और जो हिसाब भी मांगता है। ये सुनिए, पुल नहीं तो वोट नहीं, ये किसी नेता का नारा नहीं है। ये गांव वालों की सीधी, सच्ची और बेहद ताकतवर आवाज है। इससे पता चलता है कि लोगों की शिकायतें कितनी बुनियादी और कितनी गहरी हैं। उनकी मांगे कोई हवा हवाई नहीं है, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की ठोस जरूरतों से जुड़ी हुई हैं। यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं, उनमें आपको नागरिक और सरकार के बीच भरोसे की दरारें साफ दिख जाएंगी। टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और खेती का संकट, पढ़े लिखे युवाओं के लिए रोजगार की कमी, वेलफेयर स्कीमों में गड़बड़ियां और आदिवासी समुदायों में अपनी जमीन खोने का डर। यही वो जमीनी मुद्दे हैं जो किसी भी चुनाव का रुख तय कर देते हैं। अच्छा, अब आते हैं 2024 के चुनाव के उन आंकड़ों पर जो इस पूरी कहानी की बुनियाद है। क्योंकि देखिए, हर जनादेश के पीछे नंबरों की एक ठोस सच्चाई छिपी होती है। जामताड़ा में कुल वोटर्स की संख्या है 3,21,367। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सामूहिक शक्ति है। यही शक्ति इस सीट के राजनीतिक महत्व को तय करती है। 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर 43,676 वोटों का था। ये एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक अंतर है। इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि चुनावी चुनौती का पैमाना कितना बड़ा था और जमीन पर कितनी मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो ये है 2024 चुनाव का पूरा डैशबोर्ड। कुल मतदाता, कितना मतदान हुआ, किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिला और जीत का अंतर। गठबंधन को लगभग 55% वोट मिले, जबकि बीजेपी को करीब 37%। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी भी चुनाव का नतीजा एक लंबी कहानी का बस एक चैप्टर होता है। असली समझ तो तब आती है जब हम इसके पीछे के कारणों को टटोलते हैं। तो अब हम आंकड़ों के पीछे के क्यों को समझेंगे, राजनीतिक मशीनरी को एक सिस्टम के तौर पर देखेंगे। क्योंकि चुनाव सिर्फ चेहरों से नहीं, सिस्टम से जीते या हारे जाते हैं। और हर सिस्टम का अंतिम लक्ष्य लोगों की सेवा करना ही होता है। यहीं पर भारत का संविधान हर व्यक्ति को गरिमा का अधिकार देता है और एक स्वस्थ लोकतंत्र में सूचना पर आधारित संवाद नेताओं और नागरिकों दोनों की साझी जिम्मेदारी बन जाता है। अगर हम सत्ताधारी गठबंधन की ताकतों को देखें तो एक तरफ एक बड़ा सामाजिक गठबंधन है, जमीन पर मजबूत नेटवर्क है और वोट देने के लिए एक सक्रिय वोटर बेस है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, कमजोरियां भी हैं। गठबंधन के अंदर की पुरानी खींचतान, पिछले कैंपेन्स में एक बिखरी हुई कहानी और हाँ, संसाधनों की संभावित कमी। अब बाहरी मौकों और खतरों को भी देख लेते हैं। मौके क्या हैं? स्थानीय मुद्दों पर सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी है। नौकरियां, सड़कें, पानी, ये वो अधूरी जरूरतें हैं जो लोगों के मन में बसी हैं। और युवाओं के बीच सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक बड़ा मौका हो सकता है, पर खतरे भी उतने बड़े हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाले अभियान एक बड़ा खतरा हैं।
बीजेपी का डबल इंजन वाला नैरेटिव और विपक्ष के मुकाबले संसाधनों का बाहरी अंतर, ये भी एक गंभीर चुनौती है। असली रणनीति इसी संतुलन को साधने में छिपी है। देखिए, भविष्य को समझने के लिए अतीत को जानना बहुत जरूरी है, और जामताड़ा का चुनावी इतिहास वो कोई सीधी लकीर नहीं है, उतार चढ़ाव से भरा रहा है। साल 2000 से इन बदलावों पर गौर कीजिए। 2000 में गठबंधन हावी था, 2005 में वोट बढ़ गए और बीजेपी जीत गई। फिर आया 2009, जब एक मजबूत एकजुट गठबंधन ने लगभग 86% वोट लेकर एक तरफा जीत हासिल की। 2014 में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया और 2024 तक आते आते गठबंधन लगभग 56% पर स्थिर हो गया। ये पैटर्न एक बात साफ दिखाता है, गठबंधनों का बनना और टूटना नतीजों को पूरी तरह से बदल देता है। 2009 का चुनाव एक बहुत ही अहम सबक सिखाता है। ये दिखाता है कि जब एक सामाजिक गठबंधन पूरी तरह से एकजुट हो जाता है तो उसकी ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है। ये सिर्फ चुनावी गणित नहीं है, ये भरोसे की केमिस्ट्री है। तो अभी तक हमने समस्या का विश्लेषण किया, अब हम समाधान की तरफ बढ़ेंगे। यहां हम एक ऐसा व्यवस्थित ब्लूप्रिंट पेश कर रहे हैं जो किसी भी नेता को जनता का जनादेश हासिल करने का एक साफ रास्ता दिखा सकता है। ये विश्लेषण से एक्शन की तरफ एक जरूरी कदम है। तो इस रणनीतिक ब्लूप्रिंट के 4 मुख्य हिस्से हैं। पहला, चुनावी, लगातार स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर ही फोकस रखना। दूसरा, संगठनात्मक, बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करना और गठबंधन की पूरी मशीनरी को एक साथ लाना। तीसरा, नैरेटिव, विकास और न्याय की एक ऐसी कहानी बनाना जो सबको जोड़े, तोड़े नहीं। और चौथा, संसाधन, गठबंधन के पास जो भी संपत्ति है उसका समझदारी और कुशलता से इस्तेमाल करना। अभियान का केंद्रीय नारा हो सकता है सबका साथ, विकास और न्याय। देखिए, ये नारा रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये ध्रुवीकरण की किसी भी कोशिश को पहले ही कमजोर कर देता है और सबका ध्यान साझा प्रगति पर ले आता है। ये एक पॉजिटिव और सबको साथ लेकर चलने वाले विजन को दिखाता है। इस पूरी रणनीति को एक 90 दिन के एक्शन प्लान में उतारा जा सकता है। पहला फेज, अंदरूनी तालमेल और डेटाबेस की तैयारी। दूसरा फेज, नैरेटिव बनाना और डिजिटल कैंपेन शुरू करना। तीसरा फेज, जमीन पर सघन जनसंपर्क और लोगों को मोबिलाइज करना। और आखिरी फेज, चुनाव के दिन एक कोऑर्डिनेटेड कोशिश। अनुशासन और स्ट्रक्चर ही रणनीति को असल जीत में बदलते हैं। चुनाव जीतना एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली लक्ष्य तो जनता के साथ विश्वास का एक ऐसा पुल बनाना है जो टिकाऊ हो। और आज के डिजिटल युग में विश्वास पारदर्शिता से शुरू होता है, खासकर जब डेटा का इस्तेमाल हो। भारत का डीपीडीपी कानून हर नागरिक की निष्ठा और सहमति का सम्मान अनिवार्य बनाता है। बिना कोई कानूनी सलाह दिए ये समझना जरूरी है कि सच्चा जुड़ाव भरोसे पर ही टिकता है और भरोसा सम्मान से आता है। तो जामताड़ा जैसे क्षेत्र के लिए एक आदर्श उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? हम उसे एक नाम दे सकते हैं, द डेवलपमेंट कम्युनिकेटर, यानी एक ऐसा नेता जिसकी जड़ें अपने समुदाय में गहरी हों, जो लोगों की शिकायतों और उनके समाधानों की भाषा अच्छी तरह बोलता हो और जो सोशल और डिजिटल हर प्लेटफॉर्म पर लोगों को जोड़ने का काम करे। यहाँ करिश्मे से ज्यादा विश्वसनीयता और जमीनी जुड़ाव की कीमत है। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, क्या शासन का रास्ता बड़ी बड़ी कहानियों और नारों से होकर जाता है या फिर लोगों की छोटी छोटी लेकिन लगातार बनी रहने वाली समस्याओं को एक अनुशासित तरीके से हल करने पर ध्यान देने से? असली लीडरशिप का सार शायद इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 420 416 02 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।